स्टूडेंट्स, बेटा आई होप कल की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क. दिस वन इज योर लेक्चर नंबर 2 फॉर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके बेटा, इंफॉर्मेटिव चैप्टर है एंड यू हैव टू रिमेम्बर अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स. ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो प्लीज 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 रिवाइज करते रहिएगा इस चैप्टर को, अदरवाइज ये चैप्टर बेटा आपके माइंड से स्लिप आउट हो सकता है. ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बार बार रिवीजन करोगे तो ही याद होगा, अदरवाइज बेटा कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाएगी. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा यहाँ से आते हैं. जनरली आपका जो पूरा कंप्लीट फर्स्ट यूनिट है उसमें से यूं मान के चलिए नियर अबाउट 2 क्वेश्चंस. ठीक है, हम एक एवरेज ले सकते हैं इस चैप्टर से. ठीक है ना बेटा, तो देखो जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, ध्यान रखना है इस चैप्टर में से कुछ रिड्यूस नहीं किया, कंप्लीट आएगा ये चैप्टर. ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, now in our previous section we have discussed about your different systems of classification. Okay, and now what you have read? You have read about different classification system like two kingdom classification. ठीक है, who proposed two kingdom classification बेटा? Carolus Linnaeus. ठीक है, Linnaeus ने प्रपोज किया था. इसके बाद आपने पढ़ा था थर्ड किंगडम कौन सा दिया गया था बेटा? ध्यान प्रोटिस्टा. ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 किंगडम कौन से दिए गए थे? प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, प्रोटिस्टा किसके लिए दिया गया था बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए दिया गया. हालांकि उन्होंने जब दिया तब तो ऐसा कुछ नहीं था. आज के दिन अगर हम जाने प्रोटिस्टा को तो ऐसे बेटा, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आई बात समझ में? ये हमने कल पढ़ा था, कल की वीडियो में थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग जस्ट आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म में था, इसलिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं. इसके अलावा बेटा 4th किंगडम कौन सा था? दैट वाज मोनेरा. एंड किसने प्रपोज किया था? अच्छा, 3rd किंगडम को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने. ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने. आई बात समझ में? 4th किंगडम जो है दैट इज मोनेरा, दैट वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड. किसके लिए बनाया था बेटा? दिस वन इज ओनली फॉर प्रोकैरियोट्स. जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके लिए बनाया था. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फंजाई. ठीक है, फंजाई को इंक्लूड करके सभी सिस्टम्स को दोबारा से स्टडी करके और आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया बेटा? एक नई क्लासिफिकेशन दी, दैट वाज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आगे चल के बेटा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट होने वाली है. कोई नहीं है, बट अभी भी इसके ऊपर जो है स्टडीज चल रही है. हो सकता है आने वाली 1-2 साल के अंदर ये प्रपोज कर दिया जाए. ठीक है, तो देखो 6 किंगडम में क्या आएगा बेटा? जो मोनेरा है. ठीक है, मोनेरा को कार्ल वूज साइंटिस्ट ने 2 में डिवाइड कर दिया. आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा यूबैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये 2 अलग अलग किंगडम बन गए. ठीक है, अब ये अलग अलग किंगडम हो गए हैं. आई बात समझ में? आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप मोनेरा याद करोगे, लेकिन अगर 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, 2 किंगडम ये हो गए. इसके अलावा आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा के अलावा आ जाएगा फंजाई, और फंजाई के अलावा आपका प्लांटी एंड देन एनिमेलिया. आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा आपको एक चीज और मैंने करवाई थी कि अब जो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ रहा है, इसके साथ ही एक हायरकियल लेवल और इंक्रीज कर दिया जा रहा है. क्या इंक्रीज कर दिया जा रहा है? कि ग्रुप ऑफ सिमिलर किंगडम को, क्लोजली रिलेटेड किंगडम के ग्रुप को क्या कहा जाएगा बेटा? डोमेन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? डोमेन. ठीक है, और बेसिकली जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजिनोट कहेंगे। क्या कहोगे, प्रोजिनोट। और प्रोजिनोट के बेटा 3 अलग अलग डोमेन है। ठीक है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है कि व्हाट आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होता है, डोमेन क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर किंगडम्स। ठीक है ना, तो 3 डोमेन ऑफ लाइफ में बेटा प्रोजिनोट से 3 अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक तो मिलेगा आर्किया। आर्किया रेफर्स टू आर्की बैक्टीरिया। जितने भी आर्की बैक्टीरिया, ये पूरा एक डोमेन बना देता है। ठीक है, तो आर्किया इज अ डोमेन। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया कह लो या बैक्टीरिया कह लो, दिस वन इज ऑल्सो अ डोमेन। एंड अल्टीमेटली और 4 अदर किंगडम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं यूकैरिया। जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। देखो, जब हम इसकी जो डिटेल स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया भी बहुत डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं एक डोमेन का काम कर रहा है। यू बैक्टीरिया अपने आप में एक अलग डोमेन है, और यूकैरिया जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सारे। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में बेटा वही 4 आपके जो किंगडम बच जाते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है, इसके अलावा आपका फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। जितने भी यूकैरियोट्स हैं सारे के सारे यूकैरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपके पास भेजी थी। अब देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी हैव टू स्टडी ओनली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जहां पे हमने जो पैटर्न उन्होंने दिया है वही हम फॉलो करेंगे, जो एनसीईआरटी का पैटर्न है वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा किसके लिए दिया जाता है। तो बेसिकली किसने दिया था बेटा, कोपलैंड ने प्रपोज किया था। किसके लिए, फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसके लिए एक अलग सा क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, एक किंगडम बना दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, मोनेरा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जनरली क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय हेरेनबर्ग। थोड़ा सा डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए, कुछ एक साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो जो टर्म बैक्टीरिया है दैट वाज गिवन बाय हेरेनबर्ग। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है कि माइक्रोब टर्म जो है दैट वाज गिवन बाय सी डिलॉट। ठीक है, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर। ओके, माइक्रोबायोलॉजी टर्म भी लुइस पास्चर ने ही दी थी, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज आल्सो लुइस पास्चर। ओके, तो ये क्या है, कुछ नाम है साइंटिस्ट के दैट यू हैव टू रिमेम्बर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, बात करते हैं कुछ जर्नल कैरेक्टर्स की। हालांकि हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी भी क्या है हमारे पास कुछ और चीजें अभी बच गई हैं जो हमें डिटेल से करनी है। बेटा आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, जहां पे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था, जब हमने सेल वाला चैप्टर किया था उसी टाइम पे। ठीक है, तो देखो इसके कुछ कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें जो हमने अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहले मोनेरा जितने भी हैं ऑल आर यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होते हैं, ऑल आर प्रोकैरियोटिक। सारे के सारे क्या है बेटा, प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इसके बाद आपने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। लेकिन एक ऐसा सेल ऑर्गेनल भी है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बट प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट होगा बेटा यहाँ पे, आपने अच्छे से पढ़ा है, शाबाश, आंसर करो, वेरी गुड। क्या आएगा, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स आर द ओनली सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, और वो भी कौन से, 70S, ध्यान रखना। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, शाबाश, अब तो आंसर कर सकते हो। एस का मतलब क्या है बेटा, श्वेतबर्ग्स यूनिट। ठीक है, एस का मतलब क्या है, श्वेतबर्ग्स यूनिट, या फिर क्या बोलोगे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्लियर।
ठीक है। तो ये तो अभी कुछ हम जर्मन कैरेक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आप पढ़ चुके हो, मैं जस्ट एक रिविजन के फॉर्म में आपको फटाफट करवा रही हूँ। अब देखो अगर हम बात करें मेम्ब्रेन की, तो ये क्या है, ध्यान रखना जितने भी मोनेरा है दे आर सिंगल एनवेलप सिस्टम, सिंगल एनवेलप सिस्टम। क्यों है सिंगल एनवेलप सिस्टम? क्योंकि बेटा यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं जिसकी कोई मेम्ब्रेन हो, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन से क्या एनक्लोज्ड एक सिस्टम है, तो कंप्लीटली हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल एनवेलप सिस्टम बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो यहाँ पे साइक्लोसिस इज एब्सेंट। क्या होती है? शाबाश, साइक्लोसिस इज एब्सेंट। क्या मतलब है साइक्लोसिस का? दैट इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोलते हो स्ट्रीमिंग मूवमेंट को? स्ट्रीमिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। वैक्यूल के चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। आप कर चुके हो सेल वाले चैप्टर में, तो वहां पे हमने देखा कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कॉन्स्टेंटली नहीं रहेगा, और अगर ये ऐसे ऐसे एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये लिक्विड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? साइक्लोसिस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सच टाइप ऑफ साइक्लिक मूवमेंट और साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जहां तक बात है बेटा रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहां तक बात है रिप्रोडक्शन, ओके, तो रिप्रोडक्शन में बेटा इनके अंदर दोनों टाइप, तीनों टाइप आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, आपको यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बल्कि सेक्सुअल की जगह यहाँ पे हम एग्जैक्टली देखें तो पैरासेक्सुअल मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ये पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम नरिशमेंट की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं दे मे बी ऑटोट्रोफिक और दे मे आल्सो बी हेटेरोट्रोफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा इनका ऑटो भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब अगर ऑटोट्रोफिक, देखो न्यूट्रिशन वाला कॉन्सेप्ट बेटा हम बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी हमने करना है फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक, है ना, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, हमें डिटेल से करनी है, तो इसको बेटा हम कवर करेंगे मे बी या तो आज के लेक्चर में तो मुश्किल ही हो पाएगा, इसको मैं डिटेल से कवर करूंगी। और हिट्रो में फिर आप बेटा 3 बेसिक टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ोगे पैरासिटिक, एक पढ़ोगे सिम्बायोटिक, ठीक है, और एक आप यहाँ पे पढ़ोगे सेप्रोट्रोफिक, ठीक है। तो 3 बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में डिटेल से, ठीक है बेटा। इसके अलावा देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना, ये कई बार आया हुआ भी है। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये लाइन बेटा अपने दिमाग में सेट कर लो। मोनेरा के सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। सोल का मतलब दैट इज नॉट शेयर्ड बाय अनदर वन, कोई और इसको शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। आई बात समझ में? ठीक है। दे आर दी सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी स्पेसिफिक किंगडम। आया समझ में? ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन इसकी जो इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। स्ट्रक्चर इज सिंपल, आपके प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन एंड हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनिज्म।
आई बात समझ में? ठीक है, वो कैसे अलग अलग है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दैट इज वेरी, देखो ये लाइनें जो है ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब सॉरी एक्टिविटी नहीं, डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि इनके अंदर मेटाबॉलिक पार्ट से, मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। मतलब मेंबर्स इतने ज्यादा हैं और हर एक की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग टाइप का मिलेगा। वेरी वेरी वास्ट टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस आपको मिलेंगी। ठीक है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है लाइन के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव या विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके डीएनए की, ठीक है ना, बात करें मोनेरा के डीएनए की, तो बेटा डीएनए में बेसिकली क्या होता है आपने सभी ने पढ़ा है। यहाँ जो डीएनए होता है कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा एंड नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ आरएनए के साथ प्लस कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये असेंबल्ड रहता है। तो जहां तक बात है जेनेटिक मटेरियल की, बेटा ये हम डिटेल से कर चुके हैं, फिर भी बता रही हूँ कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा। इसके साथ साथ नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ नहीं होगी। ठीक है, रिमेन एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड रहता है बेटा, आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नाम बताओ नॉन हिस्टोन प्रोटीन में, एक आधा तुम्हें कुछ याद हो। नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बेटा हमने पॉलीअमीन्स वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जैसे कि पोलीअमीन। इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पे, इस टाइप के डीएनए को बेटा हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर हो, चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल और हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे डीएनए को हम क्या कहेंगे, या तो कहो प्रोक्रोमोसोम। ठीक है, प्रोक्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा बेटा, सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। याद करो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसे हम प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप इसको न्यूक्लियोइड कह सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, इसके अलावा और क्या नाम दे सकते हो, जीनोफोर बोल सकते हो और इंसिपिएंट डीएनए बोल सकते हो। जीनोफोर या क्या बोलोगे, इंसिपिएंट डीएनए, आगे नाम यूज होंगे ये, इंसिपिएंट डीएनए। आई बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दिस वन इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल स्ट्रैंड योर किंगडम मोनेरा। आई बात समझ में? जहां तक बात है इसके सेल वॉल की, ठीक है, तो सेल वॉल में बेटा हमने किया कि मेजर कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना हुआ है बेटा, नेग एंड नेम से बना हुआ है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड नेम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से बेटा हमने किया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, आर्की बैक्टीरिया की, हालांकि हम आर्की बैक्टीरिया डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आर्की बैक्टीरिया में बेटा पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगी। पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। आई बात समझ में?
क्या बदलाव आता है वो जो मैं आपको आर्की बैक्टीरिया करवाऊंगी वो बताऊंगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जो इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूरिन, दूसरा नाम क्या है इसका, म्यूरिन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में म्यूरिन ना होके क्या होता है, सूडो म्यूरिन होगा। ठीक है, म्यूरिन की जगह पे क्या होता है, सूडो म्यूरिन। क्या डिफरेंस है, केमिकली क्या डिफरेंस है म्यूरिन और सूडो म्यूरिन में, बेटा आर्की बैक्टीरिया करवाएंगे ना, वहां डिटेल से करवाएंगे आपको। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया आप आगे चल के पढ़ोगे कि ऐसी बैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव है। ठीक है ना, सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया कौन से थे बेटा, आर्की बैक्टीरिया थे। और वो ऐसे बैक्टीरिया जो आपको जनरली हैशफुल एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जैसे जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, थर्मो एसिडोफिलस जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, या बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है जहां हम सर्वाइव, जैसे मीथेन गैस बहुत एक्सेस में है, मीथेनोजेंस मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत हाइपर सेलाइन कंडीशन है, ठीक है ना, हेलोफाइल्स। तो ऐसे करके हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बेटा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैशफुल एनवायरनमेंट में क्यों रह सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोम्यूरिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। केमिकली क्या होता है सूडोम्यूरिन ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना सेल वॉल के रेस्पेक्ट में, इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी आपके मोनेरा से ही बिलोंग करता है। ठीक है, आपने पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल जो है वो भी माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करता है। तो माइकोप्लाज्मा भी हमने डिटेल से पढ़नी है। समझ में आया? अब हमारा पैटर्न क्या रहेगा देखो मोनेरा को पढ़ने का। अभी तो हम पहले बात करेंगे साइज और शेप की, हालांकि हम पढ़ चुके हैं बट स्टिल अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ऐसे लाइफ प्रोसेसेस जो अभी तक हमने डिटेल से पढ़े नहीं है। ठीक है, कुछ पोर्शन आप वहां से भी कवर कर सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स आप दोबारा से रिवाइज करके वो पढ़ सकते हो। इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही चीज को बेटा मैं अगर बार बार पढ़ाऊंगी तो फिर मेरा पहले करवाने का फायदा क्या। ठीक है, कुछ चीजें तो चलो यहाँ पे हमने दोबारा से डिस्कस कर ली, लेकिन सारा का सारा डिटेल से करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रोकैरियोटिक सेल की जो वीडियो है, पुरानी वीडियोस हैं, आप एक बार दोबारा से देखें। देखना नहीं है तो एटलीस्ट जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो एक बार जरूर रिवाइज करो। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं बेटा आप मुझे एक बार बता देना, एक बार मुझे याद दिला देना मेरे पर्सनल नंबर पे, ताकि मैं आपको वो भेज दूं। ठीक है, और अगर आपके पास है देन इट्स बेटर। आई बात समझ में? तो एक बार प्रोकैरियोटिक सेल बेटा थोड़ा सा रिवाइज जरूर करना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेस में हमने सिर्फ कुछ, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, रेस्पिरेशन हम आज ही कर लेंगे। इसके बाद बेटा एक टॉपिक आएगा आपका रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और फिर इसकी इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया जर्नल इन केस ऑफ मोनेरा। लेकिन इसके बाद बेटा हमें 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया की स्टडी करनी है, जहां पे बेसिकली आप बात करोगे 5 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया की। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, इसके अलावा जिसको आप रे फंजाई बोलते हो, इसके अलावा बेटा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक और बच गया है, देख लेना कौन सा बच गया। ठीक है ना, तो हम 1 बाय 1 जो है इस तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई बात समझ में? तब जाके हमारा सिर्फ मोनेरा कंप्लीट होगा, क्योंकि कल की वीडियो मैंने आपको बताया नहीं चैप्टर में क्या क्या है, मैंने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दी थी। मोनेरा खत्म होने के बाद बेटा वी विल स्टार्ट प्रोटिस्टा भी बहुत लंबा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें करनी है फंजाई। तो इसी चैप्टर में बेटा हमें तीनों किंगडम कंप्लीट करने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इसके बाद अलग से आपके फिर 2 चैप्टर हैं, प्लांटी के लिए अलग चैप्टर है और एनिमेलिया के लिए अलग चैप्टर है। तब जाके आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें सेल वॉल के रेस्पेक्ट में तो ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, हालांकि हम डिटेल से करेंगे इनको। अब देखो सबसे पहले एक बेसिक कैरेक्टर सबका लेके चलते हैं, दैट इज शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब शेप ऑफ बैक्टीरिया की जहां तक बात है आप पहले भी पढ़ चुके हो।
बेटा स्टार्ट करते हैं डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो डिफरेंट शेप के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। डिफरेंट शेप में क्या आ जाएगा बेटा, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स। वेट अ सेकेंड, आपका ओके। तो डिफरेंट शेप्स में हम किसकी बात करते हैं बेटा, शेप्स, ठीक है। पहली बेसिक देखो 4 स्टेप बेसिक शेप्स दी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 4 बेसिक शेप्स का आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला होता है कुकस, ठीक है, साइंटिफिक टर्म दी गई है कुकस, किसके लिए बेटा, स्फेरिकल के लिए। अगर बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल है तो उसको क्या कहोगे, कुकस कहा जाएगा, ठीक है ना। और कुकस देखो इस तरीके से, अगर बैक्टीरिया ऐसा है, स्फेरिकल है और एक सिंगल फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको क्या कहोगे, मोनोकुकस। क्या कहोगे, मोनोकुकस। लेकिन जब आपके 2 सेल एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में है, सिंगल ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बना है लेकिन कॉलोनी की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या कहोगे बेटा, इसे डिप्लोकुकस, ठीक है। आई बात समझ में। और कई बार क्या होता है, जैसे चार एक साथ हो गए तो टेट्राकुकस, ठीक है। और उसके बाद अगर ये ऐसे चेन बना ले, ऐसे चेन बना ले, तो चेन को क्या बोलते हैं आप, स्ट्रेप्टोकुकस, ठीक है। चेन को क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोकुकस। इसके अलावा अगर चेन ना बना के ये ऐसे गुच्छे में हो, बंच में हो, ऐसे करके बंच की फॉर्म में हो, ठीक है, ऐसे बंच की फॉर्म में हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकुकस, स्टेफाइलोकुकस, ठीक है। और एक स्टेज और आपने देखी होगी बेटा, कई बार क्या होता है, जैसे ऐसे 4 आपके पास ऐसे हैं, ठीक है, और 4 बिल्कुल इसके पीछे की तरफ है ऐसे, ठीक है, इस तरीके की शेप, तो उसको हम बोलते हैं सरसीना से, सरसीनोकुकस। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये कौन सी शेप हो गई, कुकस। कुकस मतलब स्फेरिकल, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ऐसे ही एग्जांपल, कुकस के अंदर अगर आपने एग्जांपल याद करना है तो यू कैन लर्न स्ट्रेप्टोकुकस, स्ट्रेप्टोकुकस, निमोनिया। क्या कॉज करता है बेटा, ये निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है। आई बात समझ में। तो जनरली हमें बैक्टीरिया का आगे का नाम देख के, जीनस देख के पता चल जाता है इसकी शेप क्या है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, बैसिलस क्यों बोलते हैं इसको देखते हैं। तो पहली शेप हमने पढ़ी कुकस, नेक्स्ट शेप जो है इसकी दैट इज बैसिलस, ओके। नेक्स्ट शेप क्या है बेटा, बैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड शेप, ठीक है। कैसा होगा, रॉड शेप्ड। और रॉड शेप्ड का मतलब ऐसे इलोंगेटेड, ऐसे ये रॉड की तरह, ठीक है। सिंगल है तो मोनोकुकस, डबल है तो डिप्लोकुकस, ऐसे करके ये डिप्लोकुकस, ठीक है। चेन में है तो स्ट्रेप्टोकुकस, शीट की फॉर्मेशन कर रहा है स्टेफाइलोकुकस। आई बात समझ में। तो इस तरीके से बंच की फॉर्म में स्टेफाइलोकुकस, तो ऐसे करके बेटा इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल पढ़ोगे लैक्टोबैसिलस, एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, मैंने तो जनरल एग्जांपल दिया है, ठीक है। कहाँ यूज होता है लैक्टोबैसिलस, लैब बोलते हैं इनको, बताओ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फुल फॉर्म। जब आप, वेरी गुड, जब आप मिल्क से कर्ड में बनाते हो, मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन करते हो, तो यू नीड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट शेप जो है दैट इज विब्रियो शेप। थर्ड शेप क्या है, विब्रियो शेप। आई बात समझ में। ये जो विब्रियो शेप है ये कैसी होती है, कॉमा शेप, ठीक है, कॉमे की तरह, ऐसे कॉमा, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो विब्रियो का मतलब क्या होता है, कॉमा शेप्ड, ठीक है, कॉमा शेप्ड। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी,
क्या कॉज करता है बेटा, कॉलेरा कॉज करता है। ठीक है, ऐसे ही एक और शेप आपको देखने को मिलेगी, स्पाइरेलियम। ठीक है, स्पाइरेलियम में क्या होता है बेटा, ऐसे करके स्पाइरल शेप्ड होता है ऐसे, और जनरली इनके बोथ एंड्स पे क्या मिलता है आपको, फ्लैजिला। फ्लैजिला की पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत पहले करवा चुकी हूँ, तो एक बार बेटा वो पार्ट आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, आ गया समझ में। तो दीज आर सर्टेन शेप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। तो बेटा बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला लाइफ प्रोसेस हम जो लेके चल रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन आप सभी को पता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है उसकी ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है टू रिलीज आउट एनर्जी। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो टाइप के बैक्टीरिया आप पढ़ोगे। द फर्स्ट वन आर एरोबिक बैक्टीरिया और एरोब्स, एंड सेकंड वन आर एनारोब्स और एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने छोटी क्लास में भी ये टर्म्स यूज की है। ठीक है, ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अब इनमें भी क्या होते हैं, थोड़ा और स्पेसिफिक अगर हम चलें, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हम चलें तो कुछ तो होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, क्या बोलोगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, और कुछ होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। मतलब अब ध्यान से सुनना, ऑब्लिगेट का मतलब इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा ये, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब सॉरी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा ये बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है दे विल डाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब होता है स्ट्रिक्टली। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो दे विल लिव ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। लेकिन फैकल्टेटिव की बात करें तो नॉर्मली ये क्या होते हैं बेटा, नॉर्मली ये होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एंड दे कैन स्विच टू एरोबिक कंडीशन। जरूरत पड़ने पर ये एरोब्स में भी बदल जाते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट आर कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर कह सकते हो। फैकल्टेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली, ठीक है, और ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्टली, और फैकल्टेटिव का मतलब नॉट स्ट्रिक्टली। ठीक है, वो नॉर्मली एनारोब होते हैं बट एरोबिक भी बन जाते हैं जब जरूरत, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल किसका लर्न कर सकते हो बेटा, बैसिलस सबटिलिस का। आई बात समझ में। और ये जो होते हैं ये फैकल्टेटिव एरोब होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद करना। जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जनरली क्या होते हैं, वो एनारोब होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होने पर एरोबिक भी हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोलेस्ट्रीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप याद रखेंगे कोलेस्ट्रीडियम। समझ में आया। ठीक है, इसी तरीके से एनारोब भी होते हैं आपके, कुछ तो क्या होंगे, ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब्स। आई बात समझ में। जो ऑब्लिगेट है उनका वही सेम स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, यानी कि अगर इनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ क्लोरोबियम करो, कोलेस्ट्रीडियम नहीं, क्लोरोबियम, क्लोरोबियम बाय मिस्टेक बता दिया ना। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करेंगे, अदरवाइज ये इनकी डेथ हो जाएगी।
ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलियम, कोलेस्ट्रीडियम याद कर लो आप, कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है, बोट्यूलियम कंप्लीटली। फैकल्टेटिव में नॉर्मली तो ये क्या होते हैं बेटा, एरोब, नॉर्मली एरोबिक होते हैं, ठीक है, बट दे कैन स्विच टू एनारोबिक कंडीशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल में बेटा आप सूडोमोनास याद रखोगे, ठीक है, सूडोमोनास। देखो ये जो एग्जांपल है मैंने ज्यादा हार्ड नहीं बताए हैं, एक एक एग्जांपल ही करवाया है, तो आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। आपकी बुक में इससे भी ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखना जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जनरली वो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एरोब्स, देखो वर्ड को ग्रिप करना, अगर आप एरोब यूज कर रहे हो तो नॉर्मल में एनारोब लोगे, यहाँ पे आपने एनारोब लिया तो नॉर्मल में एरोबिक लेना। आपकी बुक में हो सकता है अलग तरीके से मिले, ठीक है, वहां पे फैकल्टेटिव एनारोब मिलेगा, फैकल्टेटिव एनारोब लिखा मिलेगा तो आप ऐसे लिखोगे नॉर्मली एरोबिक और वैसे नॉर्मली एरोबिक, और उसके बाद ये एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बेटा कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों को लेके, बहुत ही आसान सी चीज है, मैंने करवाया आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके बुक में दे रखा आप वैसे भी कर सकते हो। मुझे इस तरीके से याद करने में आसानी है तो आपको भी ऐसे ही बताया, आपको जैसे याद करने में आसानी है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। कल की क्लास में बेटा हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे, कोशिश करूंगी कि न्यूट्रिशन के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर ले हम, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको आपके डाउट क्लास में बताया था कि लगभग 10 to 12 या 13 लेक्चर्स इस चैप्टर के हमें चाहिए होते हैं अगर अच्छे से करना है तो, और अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वैसे ही नॉर्मली अगर हम कर रहे हैं, खाना पूर्ति आपको करनी है तो बेटा 7 दिन का चैप्टर है, ठीक है। तो हमें अच्छे से करना है तो हम इसके से कितने भी लेक्चर्स बनो आपको डिटेल से करवाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू।